बीजेपी की नई टीम चुनावी मंथन में जुटी। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन यूपी उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बना रहे रणनीति। आज नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने किया संवाद। 20 स्पेस कंपनियों के सीईओ से हुई बातचीत। कहा, दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती है। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। कहा, अगले चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को साफ कर देगी। बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे। बबुआ के पास प्रदेश के लिए समय नहीं। आरक्षण हटाने की मांग पर यूपी में सुलगी सियासत। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी खोला मोर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की आंदोलनकारियों से मुलाकात। दिल्ली में 3 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला। आंखों में डाला मिर्ची पाउडर। ईंटों और डंडों से की ताबड़तोड़ पिटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ नौकरी और शिक्षा के अवसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सियासत, सामाजिक न्याय और चुनावी समीकरणों को भी सीधे प्रभावित करता है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आरक्षण हटाओ आंदोलन की आवाज अब उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में पहुंच चुकी है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और आरक्षण का सवाल सीधे उस सामाजिक समीकरण को छूता है जिस पर यूपी की राजनीति टिकी हुई है। आंदोलनकारी जाति आधारित आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व देने, ईडब्ल्यूएस को मजबूत करने, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने, आरक्षित वर्गों के भीतर सबसे पिछड़े लोगों तक लाभ पहुंचाने और आरक्षण पर आंकड़ों के साथ श्वेत पत्र जारी करने जैसी मांगों को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ आंदोलन की मांगों का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या आरक्षण के खिलाफ उठ रही आवाज 2027 में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के सवर्ण वोट बैंक को और मजबूत करेगी, या फिर आरक्षण की सियासत बीजेपी के लिए ही नई चुनौती खड़ी कर देगी। क्योंकि शनिवार को लखनऊ में इस आंदोलन से जुड़े छात्रों और नेताओं से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। इस मुद्दों को और राजनीति गर्मी दे दी गई है। ब्रजेश पाठक ने आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंदोलनकारियों को केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कराने का भरोसा दिया। यानी बीजेपी की तरफ से संकेत साफ है, मुद्दे को नजरअंदाज करने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया और इसे पीडीए समाज के खिलाफ साजिश बताया। और अब मायावती की एंट्री ने इस बहस को और धार दे दी है। मायावती ने सरकारों से आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न देने की अपील की। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं होना चाहिए जिससे एससी, एसटी और ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण और समानतामूलक समाज बनाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचे। यानी एक तरफ ब्रजेश पाठक आंदोलनकारियों से संवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसे पीडीए के खिलाफ साजिश बता रहे हैं और तीसरी तरफ मायावती सीधे सरकारों को आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न देने की चेतावनी दे रही हैं। तो क्या आरक्षण की ये लड़ाई अब बीजेपी बनाम विपक्ष की नई सियासी लड़ाई बनने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सवर्ण समाज की आरक्षण को लेकर नाराजगी बीजेपी के साथ और मजबूती से खड़ी होगी, या अखिलेश और मायावती इस मुद्दे को सामाजिक न्याय बनाम आरक्षण विरोध की लड़ाई में बदल पाएंगे? क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं, सामाजिक समीकरणों से जीते जाते हैं। 2022 में बीजेपी गठबंधन को सवर्णों के साथ साथ गैर यादव ओबीसी वर्ग में भी मजबूत समर्थन मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण यादव, मुस्लिम, पिछड़े और दलित वोटों को साथ लाने की कोशिश पर टिका है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा अगर बड़ा हुआ तो सबसे पहला सवाल
इसी सामाजिक समीकरण पर उठेगा। क्या सवर्ण मतदाता कहेगा आरक्षण पर हमारी बात कौन सुनेगा? क्या ओबीसी और दलित मतदाता पूछेगा हमारे संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा? क्या बीजेपी इस नाराजगी को संवाद और सुधार के जरिए संभाल पाएगी? क्या अखिलेश यादव आरक्षण के सवाल पर अपना पीडीए वोट बैंक और मजबूत कर पाएंगे? और क्या मायावती इस मुद्दे के जरिए दलित राजनीति में फिर से अपनी प्रासंगिकता बढ़ा पाएंगी? यानी जंतर मंतर का आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। ब्रजेश पाठक तक पहुंच चुकी है, अखिलेश यादव तक पहुंच चुकी है, मायावती तक पहुंच चुकी है। और अब सवाल यह है कि साल 2027 के चुनाव तक इसकी गूंज वोटिंग बूथ तक कितनी पहुंचती है। आज की डिबेट में इसी पर होगी बड़ी बहस। आरक्षण पर आंदोलन बीजेपी के लिए सवर्ण वोट मजबूत करने का मौका या सामाजिक समीकरण बिगड़ने का खतरा? ब्रजेश पाठक का संवाद क्या बीजेपी की रणनीति बदलने का संकेत है? अखिलेश का पीडीए क्या आरक्षण के मुद्दे से और मजबूत होगा? मायावती का विरोध क्या दलित वोटों की नई लामबंदी की शुरुआत है? साल 2027 में आरक्षण तय करेगा वोट या वोट तय करेगा आरक्षण की सियासत? तो चलिए इसी पर आज हम बहस शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तपोष पाल, आर्य उस्मानी, विकास जोगी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आरक्षण का ये मुद्दा जब जब उठा तब तब सियासी तर्क जो थे वो डोलते हुए नजर आए। और इस बार देखना होगा कि आरक्षण का मुद्दा कहां तक जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुछ ही महीनों में ऐलान हो सकता है, माना जा रहा तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनाधार दिलाएगा? क्या जो छिटका हुआ सवर्ण वोट बैंक है उसे एक बार फिर से एकजुट कर पाएगा या फिर पीडीए नाराज हो जाएगा? अखिलेश यादव क्या इस मुद्दे को अवसर में बदल पाएंगे? क्या मायावती इस पर टिप्पणियां करके अपने वोट बैंक को एक बार फिर से जोड़ पाएंगी? देखिए, यहाँ पर छात्रों का सिर्फ एक ही कहना है, छात्रों का सिर्फ एक ही सवाल है, आरक्षण खत्म ना किया जाए, आरक्षण को आधार दिया जाए। आरक्षण का आधार हो गरीबी, जरूरतमंदों को यह आरक्षण दिया जाए। एससी, एसटी, ओबीसी की जो एक क्रीम लेयर है उसको भी जो आरक्षण मिल रहा है वो समाप्त किया जाए। रिजर्वेशन जब जब इस मुद्दे को उठाया जाता है तब तब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो जाती है। राजनेता इस मुद्दे से कोसों दूर भागते नजर आते हैं क्योंकि देखिए दुविधा दोनों तरफ से है। और यूपी जैसे प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर वोट बैंक ही यही है। यहां पर सियासत तय होती है जातियों से, यहां पर जीत तय होती है जातीय समीकरणों से। तो इस पर खुलकर बोलने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी में, ना समाजवादी पार्टी में, ना ही बसपा में, और कांग्रेस तो इस मुद्दे से दूर है। अब जंतर मंतर पर छात्र हैं, लगातार विरोध बढ़ रहा है, पुलिस से झड़प हो रही है और अपने मुद्दों को सामने रख रहे हैं। मांग सिर्फ एक है, आरक्षण को खत्म किया जाए और अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो गरीबी के आधार पर हो। हर उस गरीब को आरक्षण मिले चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। इस बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आरके उस्मानी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और विकास जोगी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तपोष जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक और आंदोलन शुरू हो चुका है और ये आंदोलन किसी पेपर लीक को नहीं लेकर के नहीं है, ये आंदोलन है आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के। जैसे ही ये मुद्दा उठाया जाता है राजनीतिक पार्टियां भागना शुरू कर देती हैं, इस मुद्दे पर बोलने से कतराती हैं। आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो आज पुत्रदा एकादशी है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आरक्षण का मामला जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो बहुत ही दुखद है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ये इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही कि जैसे आरक्षण समाजवादी पार्टी दे रही। देखिए, आरक्षण कोई पार्टी नहीं दे रही है, आरक्षण जो लोगों को मिल रहा है वो संवैधानिक अधिकार है और आरक्षण पीडीए का अधिकार है। तो जो पीडीए का अधिकार है वो समाजवादी पार्टी का प्रपोती थोड़ी ना है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी, खैर सुप्रीम कोर्ट की बात मैं बाद में करता हूं। देखिए SC ST OBC इन सभी लोगों को जो इनका जो अधिकार है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत मिल रहा है। अब SC को जो अधिकार मिल रहा है वो संवैधानिक व्यवस्था है, ST को जो मिल रहा है वो संवैधानिक व्यवस्था है, OBC को जो अधिकार मिल रहा है वो संवैधानिक व्यवस्था है, EWS को भी जो मिल रहा है वो भी संवैधानिक व्यवस्था है। अब आरक्षण को किसी राजनीतिक एक्रोनिम की संपत्ति क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे आरक्षण जो है समाजवादी पार्टी लेके आ रही है और वही दे रही है, और उन्हीं के रहमो करम पर जो है SC ST OBC आरक्षण मिल रहा है। यहाँ बंद करो। ये बहुत दुखद है। ये सारी चीजें जो हैं, ये जिस तरीके की चीजें पोर्ट्रे की जा रही हैं, ये बहुत ही गलत है। एक चीज और बता दूं, देखिए पीडीए करके जो है ये सामने आए हुए हैं। अब पीडीए एक बार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, फिर इन्होंने पीडीए को बना दिया पिछड़ा दलित आधी आबादी, अभी कह रहे हैं प्रेम दया अपनापन है। तो हमेशा जो है पीडीए कोई चुनावी कैलकुलेटर है क्या, कि मतलब हमेशा आप उसका जो है फॉर्मूला ही बदलते रहते हैं, उसका डेफिनेशन बदलते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है अखिलेश यादव बोल रहे थे कि पी से पंडित होता है और ए से जो है अगड़ी होती है, अगड़ी जाति होती है, तो कुछ भी पीडीए के नाम पे बोला जा रहा है। तो देखिए जिस तरीके की चीजों को पेश किया जा रहा है वो बहुत दुखदाई है। और मैं आपको बता दूं, जो ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में जो 5 प्रमुख मांगे हैं उसमें आरक्षण, आर्थिक आधार को महत्व, उसके लिए वो बात कर रहे हैं। आरक्षण के भीतर कोटा होना चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं। आरक्षण भीतर, मैं आता हूं एक एक चीजों पे। आरक्षण पर श्वेत पत्र और उच्च शिक्षा में न्यूनतम अंक में मेरिट और EWS को ज्यादा लाभ, ये इनके 5 प्रमुख मांगे हैं। अब देखिए आरक्षण के अंदर जो कोटे की बात हो रही है, ये आज नहीं बहुत पहले से हो रहा है कि कुछ लोगों को जिन्होंने आरक्षण दिया और वो आज की डेट में ISP से या बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या फिर इंजीनियर हैं, जो भी हैं, तो लेकिन उनके बच्चों के लिए वो अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। तो उसी वर्ग के जो दूसरे नीडी लोग हैं उन तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंतिम पायदान तक खड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन तक ये आरक्षण का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। यही मुख्य उद्देश्य है। और एक चीज और देखिए, मोदी जी ने जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 से पहले MBBS की सीटें 51,000 हुआ करती थी। मैं मोटा मोटी लेके चल रहा हूँ, 51,348 है, मैं 51,000, मैं 50,000 मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ। अब आरक्षण के बाद जो है, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 25,000 सीटें बनी। तो अगर ये वाली लड़ाई हम लेते हैं और ये कहते हैं कि चलिए सब कुछ खत्म करके जो है ये 51,000 सीटें सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन यहीं पे मोदी जी ने क्या किया, आरक्षण को बरकरार रखते हुए 1,28,000 सीटें कर दी। अब जहां आप केवल 25,000 सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे, जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, उनको 25,000 सीटें तो ज्यादा मिले, यहाँ पे 50,000 सीटें ज्यादा मिल गई। अपोश जी देखिए, यहाँ पर तो आप जो ये जो आपकी पार्टी दो तरह की बातें कर रही, ना आप लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण पूर्णतः खत्म होना चाहिए, और ब्रजेश पाठक बच्चों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो दो बातें हो रही है, इसी पर सवाल है। वापस आपके पास आऊंगी, ठीक है, वापस आपके पास आऊंगी। आर्य उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मानी साहब, आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए, आपका क्या कुछ कहना है? समाजवादी पार्टी इस पर क्या कुछ कह रही है? सौम्या जी, देखिए ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो ये यही अनाप शनाप मुद्दे लेकर के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे थोड़ी ना लेकर आई है। जब देश आजाद हुआ, नहीं मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, स्पोकमैन को बार बार पीडीए। इनको अखिलेश यादव जी का जो है रात में भी भूत सताता होगा, रात में भी सताता होगा इनको भूत। ये जो आरक्षण है, ये व्यवस्था दी गई थी जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो ये व्यवस्था दी गई कि समाज के जो दबे कुचले कमजोर वर्ग तो सर आजादी के बाद से अभी तक स्थितियां सुधरी नहीं है क्या? उनको बराबर में ले आइए। तो बराबर में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था, 10 साल के लिए दिया गया था। हर 10 साल के ऊपर उसका रिन्यूअल कर दिया जाता है, उसको कंटिन्यू कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो जिन जातियों के लिए आरक्षण किया गया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, तो उन जातियों का कोई विशेष भला नहीं हुआ। और आज आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तमाम जजेज जो हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं,
वो वही जनरल कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। इन पिछड़ी जात के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को उसका आरक्षण नहीं मिल पाया। और जो है, जो बड़े बड़े जितने आयोग हैं, आज जो सरकार डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, जो जितने भी इन्होंने वादे किए थे, जैसे अभी इन्होंने एमबीबीएस की बात की थी, नीट की बात की थी, सौम्या जी हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो हजारों बच्चे हैं वो कई मुल्कों में पढ़ने जाते हैं, बांग्लादेश में पढ़ने जाते हैं और चाइना पढ़ने जाते हैं, नेपाल पढ़ने जाते हैं, कजाकिस्तान पढ़ने जाते हैं, और वहां उनको एमबीबीएस के कुल कोर्स पे खर्चा जो आता है 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आता है। लेकिन ये बड़ी गरीबों की सरकार आई है डबल इंजन की, इन्होंने अपना 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया फीस फिक्स कर रखी है। बताइए क्या किसी गरीब का बच्चा 1.25 करोड़ रुपया दे करके एमबीबीएस कर पाएगा? इनसे पूछ लीजिए। और क्या जो ये बात कर रहे हैं कि हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी, अरे एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी, लेकिन आप देखिए ना कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनमें व्यवस्था है क्या? डॉक्टर्स हैं क्या? प्रोफेसर हैं क्या? पढ़ाने वाले क्या हैं? खाली अगर आप कागजों पर डिग्री दे करके, ठीक है, और इस तरीके से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या जो उस जंतर मंतर पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो अपने हक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए वो हक के लिए कर रहे हैं, और हम हर जितना भी समाजवादी पार्टी, जो जितने लोग पीड़ित हैं, जितने लोग दुखित हैं, जितने लोग अपमानित हैं, उन सब के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और समाजवादी पार्टी जो भारत का संविधान है उसके अनुसार पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो समाज के कमजोर वर्ग के दबे कुचले लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, एक कानून एक नियम, कहीं एक कानून एक नियम नहीं है। आप देखिए ना, जो भारत का जो ये 15-16% मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये भी अनुसूचित जात के वर्ग में आते हैं। इनके भी काम जो है अनुसूचित जात वर्ग के हैं। जैसे लाल बेगी है, वो महिला सफाई करने का काम करता है, गंदगी सफाई करने का काम करता है। जो धोबी है वो कपड़ा धोने का काम करता है। जो हिंदू धोबी है वो भी कपड़ा धोने का काम करता है। लेकिन इन्होंने 2 दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया। जो आरक्षण है वो हिंदू धोबी को तो अनुसूचित जात का आरक्षण मिल रहा है, और जो मुस्लिम धोबी है उसको बैकवर्ड क्लास का आरक्षण तुम दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ का समता मूलक समाज है? कहाँ का एक कानून है? धारा 300 जो है ला करके आपने उसको जो है खत्म कर दिया कानून, क्योंकि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों भाई नहीं मिलेगा? मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने इस देश की आजादी कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। क्या आपने देखा नहीं कि जब भारत की आजादी की लड़ाई, जंग आजादी चल रही थी, तो मुल्तान से लेकर के दिल्ली तक 10,000 मौलानाओं को फांसी पे लटका दिया गया था, पेड़ों के ऊपर उनकी लाशें लटकी हुई थी। आज आप उनके पुरखों को, उनके बच्चों को, उनके जो औलादे हैं, उनको आप देश के कानून के तहत जो आच्छादित नहीं कर सकते, उनको आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं। तो मेरी तो मांग है ना कि जो ये असमानता है, जो असमानता की खाई है, कि जो मुस्लिम समाज के अनुसूचित जात के काम करने वाले लोग हैं, जब कर्म के आधार पे आप अनुसूचित जात का बंटवारा, ठीक है, लेकिन इस आंदोलन की मुख्य मांग ही कुछ और है। वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दे, जहां जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और विश्व शांति की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान जताया है। गवर्नर नागासाकी ने उत्तर प्रदेश यामानाशी प्रीफेक्चर और जापान के बीच रिश्तों को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करने की इच्छा जताई है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में साझेदारी से यूपी और यामानाशी के विकास को नई गति देने के साथ विश्व शांति में भी योगदान किया जा सकता है।大変、皆様の、神様を、尊敬する気持ちがよく伝わりました。私も、ここにお伺いをして、世界平和を、神様にお祈りをいたしました。はい、ぜひですね、末永くクッタールプラディッシュ州と、山梨県そして日本との、関係を、
しっかりとしたものに構築していきたいと思います。ヨギ首相と共にですね、一つはグリーンハイドロジェンシステムを通じて、ウッタルプラデシュ州と山梨県の発展と、それから世界平和、エネルギー安全保障を通した世界平和をतो यहाँ पर जापान और भारत के बीच में मजबूत रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी जापान रिश्तों को मजबूत करने पर यहाँ पर जोर भी दिया गया। तो चलिए एक बार फिर से अपनी बहस की ओर लौटते हैं। उस्मानी साहब से बात कर रहे थे। उस्मानी साहब देखिए, यहाँ पर लड़ाई जो है वो ये नहीं है कि किसे ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, किसे कम आरक्षण मिल रहा है। यहाँ पर युवाओं का सिर्फ एक कहना है कि आर्थिक आधार हो आरक्षण का। गरीबी है उसे आरक्षण मिले, जो गरीब है उसे आरक्षण मिले। बात साफ है, बात इतनी सी है। भाई देखिए, आप मुल्क आजाद हुआ, मुल्क में संविधान लागू किया गया। ये देश संविधान से चलता है, किसी की मांग से नहीं चलता है। अगर संविधान सम्मत मांग है तो ठीक है, संविधान सम्मत मांग नहीं है तो जो संविधान में व्यवस्था दी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत ये एक प्रोपोगंडा है। ये पूरी तरीके से चलिए ठीक है, ये प्रोपोगंडा है। आर.एस. उस्मानी साहब का कहना है कि एक प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। विकास जोगी जी, ये मुद्दा लंबे वक्त से उठता चला आ रहा है और जब जब ये मुद्दा उठता है तब हम राजनीति होती हुए देखते हैं। कोई पार्टी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं होती, सब अपना बचाव करते हैं। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं कि आरक्षण गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर? सौम्या जी, मैं भारत अपडेट न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये कहना चाहूंगा कि ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण में कहीं ना कहीं पक्षपात होता है। और दूसरा, इस देश की जो स्थितियां हैं, जो राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बोलना चाहेंगी, कोई किसी राजनीतिक पार्टी को अपना एक एससी वर्ग से प्यार है, किसी को ओबीसी से, किसी को अगड़ी जाति, किसी पे चिड़िया। इस तरीके की स्थिति में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा था, अभी मेडिकल में पीजी की सीट को भी लेकर देखा कि मतलब माइनस नंबर होने के बावजूद भी कई लोगों को एडमिशन हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए आरक्षण की वजह से चीजें बड़ी नेगेटिव होती हैं। क्योंकि जो सिर्फ ओनली आरक्षण मिल रहा है, एक बच्चे को किसी परीक्षा पास करने के लिए 60 नंबर लेके आने होंगे, किसी को 33 नंबर पर वही चीजें हो जाएंगी, तो कैसे चीजें समायोजित हो पाएंगी। और दूसरा, जो अभी साथी प्रवक्ता कोई भी खुलकर नहीं बोल पा रहे, आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए। अगर संविधान की बात करें, संविधान से मिला नहीं, इसमें संशोधन होने चाहिए। ऐसे कितने बार चीजों को लेकर संशोधन हुए हैं देश के हित में, तो इस आरक्षण को लेकर संशोधन होने चाहिए। संशोधन, एक पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मान लो किसी व्यक्ति को आरक्षण मिला और वो आईएएस आईपीएस कोई भी अधिकारी हो या कुछ भी कर्मचारी हो गया और उसके बाद उसकी बेटी, उसके परिवार को भी मिल रहा, उसकी अगली पीढ़ी को भी मिल रहा, तो इससे तो आने वाली जो दूसरी स्थितियां वहां भी चीजें गड़बड़ाएंगी। तो आरक्षण आर्थिक होना चाहिए, ना कि जाति के नाम पर, और ये ना कि किसी अन्य ऐसे कम्युनिस्ट कोई किसी धर्म के आधार पर। आरक्षण जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए। और जो आज आंदोलन हो रहा है, आंदोलन होने के बावजूद देखा जाए तो आंदोलन में ब्रजेश पाठक जी उसको आंदोलन के कार्यकर्ताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें करें, कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने वाली चीजें होंगी। और अगर यही चीजें ना, क्योंकि अभी एमबीबीएस नीट को लेकर भी आंदोलन हुआ था और ऐसे जैन जी वगैरह, इस सब को लेकर सरकार को गंभीरता से पेश आना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा संशोधन करना चाहिए जो सभी युवाओं के हित में हो। अन्यथा इसमें देश में फिर से चीजें बिल्कुल एक विरोधाभास वाली होंगी। जाति के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि समाज बंटने का प्रयास हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब आंदोलनों के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियां पीछे लगी रहती हैं। क्योंकि अभी एससी एक्ट को लेकर कुछ हुआ था अभी लगभग कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी एक आंदोलन की मुहिम छिड़ी थी कि ऐसा होगा तो हम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देश की फिजाएं खराब होंगी और आरक्षण के नाम पर संविधान में संशोधन होना चाहिए, जो बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। विकास जोगी जी, जो बात यहाँ पर तपोष पाल और उस्मानी साहब नहीं कह पाए, वो आम आदमी होने के नाते आपने कहा कि रिजर्वेशन के कितने बड़े बड़े नुकसान है, वो उन लोगों से जाकर पूछिए जो 60 नंबर लाने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और जब वो देखते हैं कि 33 नंबर लाने वाला आज ऊंचे पद पर बैठा है तो दुख तो होता है। और रिजर्वेशन योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन के आधार पर। और कब तक समानता
के नाम पर इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। और जैसा कि आपने ये भी कहा कि जो एक बड़ा अधिकारी अगर किसी व्यक्ति जो बन गया है, अब क्या उसका परिवार भी रिजर्वेशन लेता रहेगा, फिर उसको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। लेकिन इस पर कोई बात करना नहीं चाहता क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, माफ कीजिएगा समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रिजर्वेशन की ये जो आग है ये कहां तक जाती है। छात्र सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और लखनऊ तक इसकी आवाज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। केंद्र कहता है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब ब्रजेश पाठक उन छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि यह षड्यंत्र है, मायावती का कहना है कि योग्यता के आधार पर और गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अब देखना होगा इस आरक्षण की यह आग कहां तक जाती है। नमस्कार।